अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। पंजाब भर में उस्ताज़ा की जानिब से जो नई पॉलिसी आई है उसके हवाले से एहतजाज का सिलसिला जारी है। लीव इनकैशमेंट के हवाले से, पेंशन के रूल्स के, उसके साथ साथ स्कूलों की निजकारी के हवाले से टीचर कह रहे हैं कि स्कूलों की निजकारी की जा रही है, जिस पर वो लोग सराप एहतजाज हैं। इस हवाले से इस तहरीक का अगर बाकायदा आगाज़ की बात करें या फिर इस तहरीक में तेज़ी की बात करें तो 10 अक्टूबर को लाहौर में उस्ताज़ा की जानिब से एहतजाज किया गया था। वहाँ पर धरना दिया गया था जिस पर टीचर्स रहनुमाओं की जो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई थी, उसके बाद ये एहतजाज पूरे पंजाब में फैलता हुआ दिखाई दिया। और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना के हिसाब से जो स्कूल्स हैं उनमें जो टीचर आ रहे हैं वो स्याह पट्टियाँ बांध कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और तमाम तर स्कूल जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर इस एहतजाज का सिलसिला जारी है। उस्ताज़ा के साथ साथ स्कूल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस एहतजाज में हमें शामिल दिखाई देते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से टीचर से भी बात करेंगे, स्टूडेंट से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ टीचर यूनियंस के जो रहनुमा हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनके मुतालबात क्या है, हुकूमत ने उनको क्या पैगाम दिया, हुकूमत जो पॉलिसी लाना चाह रही है उनसे उनको किस बात पर इख्तिलाफ है और क्या अभी तक जो एहतजाज एक हफ्ते से जारी है क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, क्या कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ या नहीं हुआ, इसमें हम बात करेंगे। हम इस वक्त एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर इस वक्त जो फीमेल टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और प्ले कार्ड पर मुख्तलिफ स्लोगन लिखे हुए हैं जिनमें हमारा स्कूल रहेगा सरकारी क्योंकि इसमें है जान हमारी, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तारीख एक रियासत दो दस्तूर के जो नारे हैं वो मुसलसल लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि बेसिकली इस एहतजाज का पर्पज़ क्या है और जो हुकूमत पॉलिसी बना रही है उससे उनको किस बात पर इख्तिलाफ है। मैडम, जो एहतजाज का सिलसिला हम देख रहे हैं 10 अक्टूबर से शुरू हुआ, फिर गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पंजाब भर के जितने भी सरकारी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनमें टीचर्स और स्टूडेंट्स सराप एहतजाज हैं। तो बेसिकली आपका पहला मुतालबा क्या है? निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के जिए। मैं एक सरकारी उस्ताद हूँ जी, मैं एक सरकारी उस्ताद हूँ। वो उस्ताद जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे भी मुअल्लिम बना के भेजा गया है। वो उस्ताद जो कि काफरों के मुल्क रूम में जाता है, इटली के शहर रूम में जाता है। इशफाक अहमद वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जज और पूरा कोर्ट रूम इसलिए खड़ा हो जाता है कि वो एक उस्ताद है। और आज हमारे यहाँ देखिए कि उस्ताद को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उस पर मुक्केबाजी की जा रही है, उसके गिरबान को पकड़ा जा रहा है। क्या ये उस्ताद की हुर्मत है कि उस्ताद सड़कों पे सोया हुआ है? उस्ताद सिर्फ क्या मांग रहा है? अपना हक मांग रहा है। वो हक जब उसकी मुलाजमत शुरू हुई थी तो उस वक्त उसके साथ तय किया गया था। वो कोई नया मुतालबा नहीं कर रहा है, वो कुछ नया नहीं मांग रहा है, वो इस महंगाई के हिसाब से कुछ नहीं मांग रहा है। ये भी कहा जाता है कि लीव इनकैशमेंट के हवाले से जो रूल बनाया गया, पॉलिसी लाई जा रही है वो तमाम तर सरकारी इदारों के लिए है, तो टीचर इस पर ज़्यादा सराप एहतजाज हैं, तो इसकी क्या बुनियादी वजह है? बेसिकली जो हमारे यहाँ टीचर्स के, हमारे जो महकमा एजुकेशन में जो हमारे स्केल्स हैं वो पहले भी कभी भी बाकी महकमों के बराबर नहीं थे। तो वो पहले भी हम डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए भी हम लोग जद्दोजहद करते रहे हैं। तो हमारे देख लें 16 स्केल का जो टीचर है उसकी तनख्वाह और जो दूसरा अदलिया के स्टेनोग्राफर की तनख्वाह देख लें कि उसमें 55,000 का तफावत है। फिर हमारे 17 स्केल के एक लेक्चरर की तनख्वाह, एक एसएस की तनख्वाह, हम तो हक हलाल का कमा रहे हैं। हम अपना खून दे रहे हैं इस इदारे को, इस कौम को अपना खून दे रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? हमारा खून चूसने पे आए हैं ये लोग, ये हुकूमत हमें तबाह करने पे आई हुई है। हम तो कौम के बच्चों की तामीर करने वाले हैं, उनकी तरबियत करने वाले हैं। ये एहतजाज जारी रहे, पहले भी हमने देखा कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, नून लीग का दौर था या निगरान सेटअप है, टीचर्स के मुतालबात भी चलते रहे, टीचर्स के एहतजाज भी चलते रहे। आखिर इस बार इतनी तेज़ी हम देख रहे हैं कि स्कूल्स के बच्चे भी शामिल हो गए, उसके अलावा टीचर्स खुद भी हैं, चाहे वो मेल टीचर हैं चाहे फीमेल टीचर्स हैं, तो ये गिरफ्तारियों के बाद टीचर्स में गम और गुस्सा भरा है?
जी, गिरफ्तारियां तो उसका बहुत बड़ा आंसर है। यानी कि अगर हम सबसे जो कौम के किसी कौम का सबसे जो पढ़ा लिखा हिस्सा होता है वो असातिज़ा होते हैं, तो असातिज़ा से उनके मुतालबात पे निगोशिएशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, पूछा जा सकता है कि आपको क्या मसला है। ये हल नहीं है कि उनको उठा के जेलों में डाल दिया जाए, यानी जो बात करे उसकी ज़बान कलम कर दी जाए, जो सर उठाए उसका सर कलम कर दिया जाए। ये रवैया नहीं है। हमारे साथ बातचीत की जाए, हमारे पूछा जाए कि है मसला क्या है। ये मसला नहीं है कि हमें बंद करवा दे, चुप करा दिया जाए। तो मसला यही है कि हम ये चाहते हैं, इससे पहले कभी ये निजकारी के लिए इस बड़े पैमाने पे कभी नहीं हुआ था। पहले प्राइमरी स्कूलों का हुआ था कि 5000 स्कूल जो है पेप के हवाले कर दिए गए। तो अगर शायद उस वक्त इतनी मुनज़्ज़म मुहिम चलती तो आज ये नौबत ना आती। देखिए, एक और जो सवाल उठाया जाता है कि सरकारी स्कूल्स उस तरह रिजल्ट नहीं दे पाते, सरकारी स्कूल्स में टीचर उस तरह से बच्चों को सिखा नहीं पाते, पढ़ा नहीं पाते और वो कंप्लीट नहीं कर सकते एग्जाम में। तो ये भी तो मुसलसल तनकीद सरकारी स्कूल्स के टीचर्स पर और सरकारी स्कूल्स पर आती रहती है। जी, जब भी किसी इदारे को ख़त्म करना होता है ना, तो उसके खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई जाती है पहले कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मुझे बताएं कि अगर हमारे स्कूल नाकाम है तो फिर क्या वजह है कि हमारे स्कूल की बच्ची, हमारे स्कूल का बच्चा बोर्ड में टॉप करता है। यानी हम नाकाम हैं और हमारा बच्चा टॉप कर रहा है। अगर हम कामयाब हो तो फिर हम क्या करें? वो प्राइवेट स्कूल जिनके बच्चे वो आगे ही नहीं बढ़ते, वो जहाँ पर 20-20 हज़ार एक बच्चे की तनख्वाह है, तो वो तो टॉप नहीं कर रहे हैं। हमने ही पढ़ाया है ना, हमारी ही तरबियत है कि बच्चे आज आगे निकल रहे हैं। मुझे बताएं, ये जो अफसरान वाला बैठे हुए हैं, ये जो हुकूमत के अहदेदारान बैठे हुए हैं, कितने हैं जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के वहाँ पहुँचे हैं और कितने हैं जो हमारी दरसगाहों से पढ़ के वहाँ गए हुए हैं? आज जो हमें पकड़ने को हाथ आ रहे हैं वो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। यकीनन ये एक अहम सवाल है कि इस वक्त जितने भी हमारे यहाँ अफसरान बाला बैठे हैं वो यकीनन सरकारी स्कूल से भी पढ़ के आए हैं। उस वक्त तालीमी निज़ाम बेहतर था, तो आखिर क्या वजूहत आई कि आप उस तरह से वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे? तो इस पर हुकूमत को भी सोचना चाहिए। टीचर्स की तादाद के बारे में, टीचर्स की तादाद बढ़ाई जाए, क्वालिटी एजुकेशन को देखा जाए, ना कि जो टीचर्स के ये खदशात हैं उन पर गिरफ्तारियाँ की जाएँ। इस पर टीचर्स सराप एहतजाज हैं। मज़ीद भी टीचर से बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आपको कितने अरसा हो गया है स्कूल्स में पढ़ाते हुए? सर मुझे जो है ना 32 साल का अरसा हो गया, 30 साल मेरी जॉब को हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा। सैकड़ों, पहले मैं प्राइमरी पोजीशन में थी तो वहाँ भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे, हर साल रिजल्ट जो है ना वो 100% आता था। ईमानदारी से पढ़ाया है, दिलजोई से पढ़ाया है। कभी टीचर्स को हमें तो वैसे भी खौफ लगा रहता है कि कभी कौन सी मॉनिटरिंग टीम आ जाती है, कभी कौन सी टीम आ जाती है, कभी एयू का दौरा, कभी सीओ का दौरा और कभी वैसे मॉनिटरिंग वाले आ जाते हैं। तो क्या समझते हैं, इतनी ज़्यादा सख्ती के बावजूद भी आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो आखिर हुकूमत जो बात कर रही है तो क्या हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है कि टीचर्स के मसाइल क्या हैं? यही तो सर बात है ना कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही ना कि वो हमारी तालीम के हक पर जो है ना वो डाका डाल रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, वो असासा की काविश को नहीं देख रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ईमान से कहते हैं कि हम अपन जो है ना अपनी ड्यूटी पर जो है ना फुल तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि असासा के हक पर भी डाका न डालें और बच्चों के हक पर भी डाका बच्चों न के हक पर भी डाका ना डाला जाए। ये इस वक्त प्ले कार्ड यहाँ पे टीचर हाथ में लेके खड़े हैं। अच्छा, आप बताइएगा, एहतजाज का सिलसिला जारी है। पहले भी जो सरकारी स्कूल थे जिनमें टीचर्स नहीं थी, जिनमें एक टीचर से और उसके अलावा काम चला तो उसको प्राइवेट किया गया या पेफ को अंडर किया गया। तो जिन स्कूल्स में तादाद बच्चों की कम थी, पहले तो इस तरह की पॉलिसी आ रही थी, तो क्या आप समझते हैं ये जो अब नई पॉलिसी आ रही है इससे तमाम तर स्कूल इससे इफेक्ट होंगे? क्योंकि आप लोगों की तो अलग अथॉरिटी मौजूद है, सी एजुकेशन मौजूद होता है, मुकम्मल अदारा है, सेक्टर एजुकेशन मौजूद होता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए? लेकिन सर बात ये है ना कि ये सारे इदारे, ये जो जिनकी सीट्स की आप बात कर रहे हैं, अफसरान की बात कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोलते हैं, ये हमारे लिए तो बात नहीं करते। एक टीचर की बात अगर सुनी जाती, एक टीचर के मसाइल को अगर देखा और समझा जाता तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। देखिए, मैं इस वक्त 55 साल एज में हूँ और मेरी रिटायरमेंट करीब है। अभी मेरा घर अपना नहीं है, मैं किराए के घर में रहती हूँ। अब बताएं कि गवर्नमेंट सारा लीव इनकैशमेंट और इसके साथ जो पेंशन रूल्स चेंज कर चुकी है, जिसका अभी अंदिया दिया जा रहा है और मज़ीद उसमें इजाफे किए जा रहे हैं। अब बताएं, मैं हेल्थ के इश्यूज़ मेरे हैं, अब मैंने 35 साल सर्विस करके इस कौम के हज़ारों बच्चों को तालीम दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं इस कौम से सवाल करती हूँ, हुक्मरानों से सवाल करती हूँ कि मुझे बताएं फिर मैं कहाँ जाऊँ? मेरे 35 साल का मुआवजा क्या कुछ नहीं? क्या इतने बच्चों को तालीम दे के आप जैसे अफसर बनाए तो आज मुझे अपने हक भी जीने का नहीं दिया जाएगा? तो मैं इस पर पुरजोर एहतजाज करती हूँ और कहती हूँ कि इनको वापस लिया जाए।
इसको वापस ले जाए। और ये हमारे साथ जितने भी टीचर्स मौजूद हैं इनको कई कई साल हो चुके हैं, कोई 30 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से। और ये एक कैरियर होता है और पूरा एक माइंड में होता है इंसान के कि जिसने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद वो एहतजाज करें, तो हुकूमत को इनकी बात को सुनना चाहिए और एक मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहिए। अच्छा, आप हम ज़रा यहाँ भी बात करेंगे, मज़ीद ख़वातीन टीचर्स मौजूद हैं। अच्छा, ये जो निजकारी के हवाले से हुकूमत कह रही है कि निजकारी नहीं करने जा रहे, इस बात को गलत रंग दिया जा रहा है। हम स्कूल्स की जो एजुकेशन है, क्वालिटी का मेयार है, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर्स कभी मरदमशुमारी में मसरूफ़ होते हैं, कभी कहाँ मसरूफ़ होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि निजकारी के हवाले से जो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हुकूमत तो उसको गलत कह रही है, वो कहते हैं निजकारी हम कर ही नहीं रहे। साज़ा कराम ये कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने जॉब को स्टार्ट किया था तो उस जो जिस तनख्वाह, जिस पेंशन, जिस अलाउंस पे उन्होंने एग्री होकर अपनी जॉब को, वो कह रहे हैं कि उसी को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती। मैं इसके खिलाफ भरपूर अपना एहतजाज करूँगी। इसके अलावा जॉब के आखिरी हिस्से में जब बुढ़ापे का आखिरी सहारा पेंशन होती है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको भी मैं नहीं मानती। उसको भी नहीं मानती हम लास्ट में। अच्छा मैडम, आप बताइएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टीचर्स ने स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं और बच्चे भी शरीक हैं, अब ये भी तनकीद की जा रही है कि बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को आगे लाया जा रहा है, टीचर्स अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। तो ये तनकीद किस हद तक दुरुस्त है या गलत है? जी, ये तनकीद बिल्कुल बेजा है उनकी। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब हर देखें, यहाँ पर शऊर आज किस में नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, उससे भी पता है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है तो कहते हैं मेरे से सॉरी करो, यानी उसको भी आगाही होती है कि क्या गलत हो रहा है। बच्चों को भी इस बात का पता है कि उनके इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है। आप बच्चों से बात करके देखिए, वो खुद बताएंगे कि उनके दिल की बात क्या है, कि वो क्या सोचते हैं। आप मदर से बात करें, आप सोसाइटी में निकलें, आप कम्युनिटी से बात करें, फिर आपको पता चलेगा कि हम बच्चों को कह रहे हैं, अगर हमने बच्चों को आगे लगाना होता तो आज पूरा शहर बंद होता। तो ये हम ही हैं, जो हमारी तरबियत है कि हमने उन्हें रोका हुआ है इस बात से। और हम कोई एक्सट्रीम कदम नहीं उठाना चाहते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। लेकिन हक मिलना भी चाहिए, एक्सट्रीम की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। हुकूमत वजाहत पे वजाहत कर रही है कि हम निजकारी की तरफ नहीं जा रहे। तो क्या समझते हैं ये वजाहत उनकी ज़बानी है? क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ टीचर्स के एहतजाज ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर को लगता है कि हुकूमत ने अब आप लोगों की बात मान चुकी है? जी, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हुकूमत के हथकंडे हैं ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जब इन्होंने पीआईए की निजकारी की ना, तो उसके लिए जब टीवी पे आए तो कहते हैं कि नहीं, हम निजकारी नहीं कर रहे, हमने पीआईए को आउटसोर्स किया है। यानी लफ्ज़ों को घुमा फिरा के, शुगर कोटेड करके ये समझते हैं एयरपोर्ट्स को किया गया जी था। जी जी। तो वो कहते हैं कि हमने इसको एयरपोर्ट्स को हमने आउटसोर्स कर दिया है, यानी बात को इस तरफ से ना पकड़ो और इस तरफ से कर लो। तो ये यही बात है कि इस वक्त यही चाहते हैं कि अगर ये बात आज पंजाब पे इसलिए ये जुल्म हो रहा है कि सबसे बड़े सूबे को अगर काबू कर लिया हमने, अगर इसकी अवाम को खामोश करवा दिया, तो फिर उसके बाद हमारे आगे जीत ही जीत है। लेकिन इंशाअल्लाह जीत हक की होगी, फतह जो है वो हक की होगी। आज कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक ये बाइकाट का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक ये टीचर्स तालीमी बाइकाट भी जारी रखेंगे और जो एहतजाज का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। ये आपने टीचर्स के जो मुतालबात थे और उनके जो इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू जानी। हम ज़रा स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि वो क्यों इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, उनको क्या खदशात दरपेश हैं, या क्या वो समझते भी हैं कि ये मामला है क्या। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने फ़ीमेल टीचर्स के मुतालबात जाने, हम इस वक्त एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर टीचर्स का एहतजाज जारी है, तालीमी बाइकाट का सिलसिला जारी है। अगर टीचर्स क्लास लेते भी हैं तो अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर वो क्लास ले रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो एहतजाज का सिलसिला भी दिन भर जारी रहता है। ये सारे इस वक्त ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब के तमाम तर स्कूल्स में इस तरह का माहौल हमें दिखाई दे रहा है। और टीचर्स के एहतजाज के साथ साथ जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस एहतजाज में शरीक हो चुके हैं। वैसे तो स्कूल्स में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अब एहतजाज के लिए मौजूद हैं। आखिर बच्चे क्या समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, आखिर क्या उन्हें टीचर्स लेके आए हैं, या वो खुद इस बात का शऊर रखते हैं कि उनको इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए, या फिर टीचर्स को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि बच्चों को साथ रखना चाहिए। इस पर हम ज़रा बच्चे मौजूद हैं, उसके बाद हम टीचर्स से भी बात कर लेंगे इनकी कि आखिर ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं। पहले हम बच्चों से बात करें। बेटा क्या नाम है आपका? उबैदा हाशमी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। मैट्रिक क्लास में पढ़ती हैं। तो आपका जो लास्ट टाइम रिजल्ट आया था 9th क्लास का, कितने नंबर लिए आपने? 414। कितने में से?
500 में से 500 में से 414 तो जो आप के नंबर आए तो उसके बाद आपके वालिदैन ने किस तरह आपके स्कूल के टीचर्स को मुबारकबाद दी? अप्रिशिएट किया कि हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया है जी, ताकि हम इतने अच्छे नंबर ले सके। तो अब आपके अगले पेपर कब होने हैं? अब हमारे मार्च में तो आप तो तैयारी नहीं करी, आप एहतजाज में करिए। हम एहतजाज में खड़े हैं, हमें हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो जल्द से जल्द हमारे इस मुतालबे को माने ताकि हम अपनी पढ़ाई को दोबारा से जारी कर सकें। वो तो कहें स्टूडेंट्स का कोई इशू नहीं है, हम तो टीचर्स के हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं। तो आपको क्या डर लगा हुआ है कि आप लोग एहतजाज में आ गए? हमें यही डर है कि जब वो प्राइवेट कर देंगे तो हमारी फ़ीसें इतनी बढ़ जाएंगी। हमारे वालिदैन पहले ही हमें मुश्किलों से पढ़ाते हैं क्योंकि फ़ीसें इतनी ज़्यादा होती हैं, हमें यूनिफॉर्म ख़रीदने पड़ते हैं, किताबें ख़रीदनी पड़ती हैं जो कि बहुत महंगी मिलती है। आज और जो अब स्कूल है इसमें कितनी फ़ीस है? इस स्कूल में 20 है। 20 रुपए। और तो किताबें वगैरह आपको मिलती हैं या बाहर से? नहीं, यहीं से मिलती हैं हमें सिलेबस पूरा मिलता है? जी। तो आपको ये डर है कि अगर स्कूल प्राइवेट कर दिया गया या किसी और को दे दिया गया तो फिर ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? यस। जी, इस वक्त हमारे साथ एक बच्ची मौजूद थी। बेटा आपका क्या नाम है? महक बानो। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं भी 10th क्लास में। आपके कितने नंबर है? मेरे 517 507 कितने में से? 600 में से। 600 में से। तो आपके नंबर भी माशाल्लाह अच्छे थे। तो आपके टीचर्स आपको लाजमी बात है वो पढ़ाते हैं, फिर आपने अच्छे नंबर भी लिए। तो अब आप लोग एहतजाज में मौजूद हैं और आपके पास ये प्ले कार्ड भी है जिस पर मुख्तलिफ नारे लिखे हुए हैं। तो ये टीचर्स के एहतजाज है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि भाई हमारे टीचर्स हमसे ना छीने जाएं, जाहिर सी बात है। अगर ये प्राइवेट करेंगे तो टीचर्स चले जाएंगे और फिर हमारा फ़ीस का मसला आ जाएगा। हमारे वालिद तो मज़दूर हैं, काम दुकानदार हैं एक, तो बस प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर नहीं सकते। कर सकते तो हम। यहाँ पर आपको एक बेहतर अंदाज में तालीम मिल रही में है। तालीम हासिल हो रही है, टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा हमारे स्टूडेंट अभी टीचर्स हैं। तो अभी जो जिस तरह से ये सिलसिला जारी है, एहतजाज जारी हैं, आपकी क्लासेस भी नहीं हो रही, टीचर्स भी स्याह पट्टियाँ बांध के बैठे हैं, तो फिर अगले इम्तिहान में तो फिर आप लोग तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम कह रहे ये हैं चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, मुज़ाकरात हों, ये एहतजाज ख़त्म हो ताकि आप तालीम हासिल कर सकें। जी, इस वाले से ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनके अच्छे नंबर आए हैं और वो भी इस एहतजाज में मौजूद हैं। तो वैसे भी हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और अगर एक सरकारी स्कूल की जो पूरी चेन है, पूरा नेटवर्क है, अगर वहाँ भी इस तरह की सूरत हाल होगी और जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर अपने एग्ज़ाम पास कर चुके हैं आगे, तो वो किस तरह से तैयारी कर सकेंगे या फिर टीचर उनको किस तरह से बेहतर अंदाज में पढ़ा सकेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? मुतैयबा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। 9th क्लास में। अभी एग्ज़ाम होने हैं? हाँ जी। 8वीं में कितने नंबर थे? मेरे 800 में से 744 थे। 744 अच्छे नंबर आए आपके। तो आप एहतजाज में मौजूद हैं, तो क्या मुतालबा, क्या हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आप, मेरा हुकूमत से ये सवाल है कि आप लोग हमें पढ़ना, आप हमें तालीम हासिल क्यों नहीं करने दे रहे? मज़दूर के बच्चे को तालीम से क्यों महरूम कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हम आपके लिए बेहतर स्कूल बनाएंगे। बेहतर बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट स्कूलों में आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकते। अगर आप लोग अब गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट कर देंगे तो हमारे वालिदैन तो इतनी फ़ीसें अदा नहीं कर सकेंगे। फिर अब हम कैसे फ़ीसें अदा करेंगे? जी, लेकिन एक सवाल है, बच्चों का भी सवाल है और यकीन के वालिदैन का भी एक सवाल होगा कि जब स्कूल्स को किसी और के कंट्रोल में दे दिया जाएगा, अब 20 रुपए स्कूल है सरकारी स्कूल की, और फिर अगर उसकी 500 स्कूल फ़ीस हो जाती है, फर्स्ट की 1000 हो जाती है, 2000, अगले 4 साल में वो 2000 5000 तक पहुंच जाती है, तो फिर वो किस तरह से, जो हम देखते हैं कि हमारे जो एक मज़दूर है, हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनके बच्चे फिर किस तरह से इन स्कूल्स में तालीम हासिल कर सकेंगे? ये एक सवाल है। हुकूमत इसकी वजाहत करे कि ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर टीचर्स के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उनको टेबल टॉक की जाए और ये मसला हल कराया जाए और यकीन दहानी कराया जाए कि हम इस सेटअप को बेहतरीन बनाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन को बेहतरीन बनाएंगे, टीचर्स की तादाद को बेहतर बनाएंगे, टीचर्स मर्दमशुमारियों में नहीं जाएंगे बल्कि बच्चों को पढ़ाएंगे। तो फिर हुकूमत को भी इस सवाल से भी पॉलिसी बनानी चाहिए। आपके क्या नाम है बेटा? कायनात मोहम्मद शाहिद। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th। अच्छा, मैट्रिक में। तो 9th में कितने नंबर आए? 535। 535 नंबर आए, माशा अच्छे नंबर थे। तो आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद एक मज़दूर है। अच्छा, आपके वालिद मजदूर हैं। तो फिर आपके वालिद आपको रोज़ाना छोड़ने आते हैं? यस। और फिर वापस भी लेके जाते हैं? यस। तो अभी जो स्कूलों में एहतजाज चल रहे हैं, तो आपके वालिद ने आपको कहा है कि बेटा आप तो यस, उन्होंने कहा है आप प्राइवेट हो जाएंगे तो वो इतनी फीस पे नहीं कर सकेंगे। हम बहन भाई हैं, वो एक ही करेंगे तो दूसरा नहीं पढ़ सकेगा, अगर दूसरा करेंगे तो फिर एक नहीं पढ़ सकेगा। और हमारा एक ही भाई है, तो वो कहते हैं एक ही भाई है तो हम उन्हें पढ़ाएंगे, लेकिन ये हमारा पढ़ना मुश्किल कर रहे हैं। जी, अब इससे अंदाज़ा लगा लेंगे, अब बच्चों के जो मुतालबात आपके सामने हैं स्टूडेंट्स के, अब उनको इस चीज़ की समझ आ रही है या वो उनको ये बात बताई जा रही है कि निजकारी या फिर
अगर टीचर्स के मसाइल होंगे तो फिर ये स्कूल भी बरकरार नहीं रहेंगे। तो हुकूमत को इस पर एक वाज़ेह तौर पर पॉलिसी देनी होगी और वाज़ेह तौर पर जो टीचर्स के खदशात हैं उनको भी सही करना होगा, उनके जो मुतालबात हैं उनको मानना होगा, तभी जाकर ये मसला हल होगा। और स्कूल्स में अगर बच्चे एहतजाज करेंगे, स्कूल्स में अगर टीचर्स एहतजाज करेंगे, स्कूल्स के बाहर उस्ताज़ा जो कि अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन एग्जांपल होते हैं, बच्चे उस्ताज़ा को देखकर सीखते हैं। अगर टीचर्स भी रोज़ाना एहतजाज में बैठे होंगे, काली पट्टियाँ बांध के बैठे होंगे और कहेंगे कि एक रियासत दो दस्तूर, तो फिर वो किस तरह से बच्चों को क्या मैसेज आएगा। तो इसकी सबसे मेन जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है कि हुकूमत इन मसाइल का हल निकाले, ना कि एहतजाज का ये सिलसिला वसी होता जाए और उसके बाद जो बच्चों में हम देखें कि जो बच्चों में उनका जो माइंड बनेगा तो यकीन है वो उसके बारे में सोचेंगे, वो आगे बढ़ के आगे जाकर भी इसी बात को सोचेंगे कि हमने एहतजाज के ज़रिए अपने मसाइल का हल करना है। वो इस बात पे यकीन कर लेंगे कि हमने रोड ब्लॉक करना है, वो इस बात पे यकीन कर लेंगे कि हमारे मसाइल का हल रियासत सिर्फ एहतजाज के ज़रिए कर सकती है। तो इस पॉलिसी के बारे में हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कदम उठाना होगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने ये गुफ्तगू जानी, हमने जो स्कूल के टीचर्स थे उनसे बात की, स्टूडेंट्स ने भी अपने खदशात का इज़हार किया। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम इन स्कूल्स में बेहतर अंदाज में तालीम हासिल कर रहे हैं और अगर ये निजकारी की तरफ जाएंगे तो हमारे वालिदैन हमारी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब हम ये बात भी बार बार बता रहे हैं कि हुकूमत कहती है कि हम निजकारी नहीं कर रहे। टीचर्स के खदशात हैं कि ये जो अमल चल रहा है, ये जो पॉलिसी चल रही है, ये निजकारी की तरफ जा रही है। दूसरा, लीव इनकैशमेंट के हवाले से भी टीचर्स ने अपने खदशात बताए कि वो 30 साल से 35 साल से सर्विस कर रहे हैं और आखिर में जब उन्हें उम्मीद होती है कि वो जब रिटायर होंगे तो उन्हें बेहतर जो पेंशन है, उसके अलावा लीव इनकैशमेंट की मद में जो रकम है वो मिल पाएगी। अगर उसमें भी कमी आएगी तो वो फिर उनको इस बात का एक नाराज़गी भी है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि हुकूमत उनके ही पैसे खाने पर आ गई है। तो ये तमाम तर सरकारी मुलाजमीन का भी इशू चल रहा है लीव इनकैशमेंट का। और दूसरा, पेंशन्स के जो रूल्स हैं उसमें भी पॉलिसी की चेंजेस की बात की जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीचर्स रहनुमा, टीचर्स यूनियंस के रहनुमा, जिनमें हेड मास्टर एसोसिएशन भी शामिल है, उसके अलावा बाकी यूनियंस भी शामिल हैं। ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो इस सारे एहतजाज को लीड कर रहे हैं। वो तमाम तरह स्कूल्स में ये मैसेज लेके जा रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो एहतजाज में शरीक हों, इसका जो तहरीक है इसको कामयाब बनाएं। तो आखिर उनसे अभी तक किसी ने मुज़ाकरात किए या नहीं किए, और ये एहतजाज का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और ये एहतजाज मज़ीद किस तरह से आगे जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, 10 अक्टूबर को लाहौर में जाते हैं टीचर्स, धरना देते हैं, फिर दूसरे रोज़ गिरफ्तारियाँ होती हैं। एक जानब तो हुकूमत की पॉलिसी चल रही है, दफ़ा 144 का भी नफाज है, रोड्स बंद करने पर भी। तो जब बाकी सियासी रहनुमाओं पर की गिरफ्तारियाँ होती हैं तो फिर तो उसको कहा जाता है कि इन्होंने रोड ब्लॉक किया था। जब टीचर्स की गिरफ्तारियाँ हुई तो फिर पूरे पंजाब में स्कूल्स बंद कर दिए गए, तालीमी बाइकाट कर दिया गया। तो क्या आप ये नहीं समझते कि रूल्स को वायलेट किया गया था, जो इस वक्त हुकूमती एक पॉलिसी थी उसको वायलेट किया गया जिस पर गिरफ्तारियाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रियाज़ अहमद आसिफ है, मैं सदर हूँ हेड मास्टर एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का। आपने ये बात किया कि रूल की वायलेशन के हवाले से हमने तकरीबन 2 माह पहले गवर्नमेंट को रिटर्न लिखा और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ डिवीज़न में मुसलसल एहतजाज किया ताकि मैसेज है वहाँ पर। हमने उनको मैसेज रिटर्न भेजा ताकि जो है ना हमारे ये मामलात हैं, आप मेहरबानी करके हमें मुज़ाकरात हमसे करें और ये हमारे मसाइल सुने। लेकिन गवर्नमेंट उससे टस से मस न हुई। फिर मजबूरन हमें वहाँ जाना पड़ा, लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने हमने धरना दिया और हमने पुरअमन, यानी कोई वहाँ पे कोई एक तिनका भी हमने किसी का नुकसान नहीं किया। वहाँ पुरअमन बैठे थे असातिज़ा कराम, वहाँ पे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ हम ये बताने जा रहे थे कि आप हमारे साथ बैठें, हमारे मसाइल सुनें और मसाइल का हल दें। अब टीचर्स तालीमी बाइकाट की तरफ जाएंगे, जब वो बच्चों को, हमने अभी बच्चों से भी गुफ्तगू की, वो उनके नंबर अच्छे थे बच्चों के, लेकिन वो अब उनके माइंड में चल रहा है कि हमारा स्कूल शायद जा रहा है। हुकूमत कह रही है ऐसा नहीं है, स्कूल कहीं नहीं जा रहा, हम सिर्फ मैनेजमेंट को हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं। तो फिर बच्चों को स्कूल्स अगर टीचर्स या टीचर यूनियंस साथ लेके आएंगे तो वो तो एक अजीब सा मैसेज आएगा। हम बच्चों को इस सिलसिले में अपने साथ नहीं मिला रहे। बच्चों को कहा कि बेटा आप घर पे रहें, हम जो है ना आपकी जंग लड़ रहे हैं। और हम सिर्फ जो टीचर है ये अपनी जंग नहीं लड़ रहा,
یہ ایک سکول کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، ایک پنجاب کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، وہ پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب تک میرے ملک کا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا کیسے ترقی کرے گا میرا ملک؟ میرا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کو شعور نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں تعلیم اور صحت دینا اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے بھاگنا چاہتی ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جو خرچ ہو رہا ہے اس کا مجھے بینیفٹ نہیں مل رہا، اس حکومت کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، یہ تو پبلک کو بینیفٹ مل رہا ہے۔ بھائی اللہ کے نیک بندو، جب تک پبلک کو بینیفٹ نہیں ملا، جب آپ اس کی تعلیم پہ کچھ خرچ نہیں کرو گے تو اس سے کیسے آپ کو۔ وہیں پر ایک اور تنقید بھی ہوتی ہے کہ اسکولس میں جو ٹیچرز ہیں وہ ہائی کوالیفائی ہیں، ان کی تعلیم اچھی ہے، ایم فل ٹیچرز آتے ہیں، کمپٹیشن کے ذریعے آتے ہیں، لیکن جو اسکولس کے رزلٹ اسپیشلی سرکاری اسکولس کے وہ اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر سکتے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ۔ یہ شروع سے تنقید چلتی آ رہی ہے، پرائیویٹ کالجز پہ بھی ہماری چلتی رہی ہے اور اسکولس پہ بھی چلتی رہی ہے۔ تو پھر اس میں بھی تو ٹیچرس کو بھی اسٹینڈ لینا ہوگا کہ ہمارے بچے باقی اسکولس کا کمپیٹ کر سکیں۔ جب ہمارا سرکاری اسکول کمپٹیشن سے باہر بیٹھا ہوگا تو پھر تو اس طرح کی پالیسیاں سامنے آئیں گی۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس میں میرے ملک کی بقا ہے۔ اگر بچہ اچھا پڑھا لکھا ہوگا، بچہ اچھا تعلیم حاصل کرے گا تو اس میں میرے ملک کا نام روشن ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی سال کا آپ رزلٹ لیں، آپ پچھلے سالوں کی بات چھوڑ دیں، یہ تو اچانک گورنمنٹ نے ہمارے اوپر یہ گولہ مار دیا، ادروائز ہمارے اسی سال کا رزلٹ دیکھیں، ہمارے جو رزلٹ ہیں وہ گورنمنٹ کے سرکاری اداروں میں کہیں ٹاپ پہ ہیں۔ ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جو 100% رزلٹ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اسی سال اسی ڈسٹرکٹ ملتان کے 2 سکولوں نے پوزیشن حاصل کی ہے 10th میں، ایک بچی نے ٹاپ کیا ہے ملتان بورڈ میں اور دوسری بچی نے تیسری پوزیشن لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9th کلاس میں گورنمنٹ سیکٹر کا ہی سکول ہے جس نے 9th کلاس میں ملتان بورڈ ٹاپ کیا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں آئیں گورنمنٹ پہ اچھے، یہ تو گورنمنٹ اس سے رہے ہمارے سے یہ بچے لے کے وہ اس کو پیچھے لے کے جانا چاہتی ہے۔ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ہمارے بچوں کے رزلٹ کیسے اچھے آئے ہیں، تو یہ استاد پڑھا رہے ہیں تو رزلٹ آ رہے ہیں۔ لیو انکیشمنٹ تو پورے پنجاب کی پالیسی ہے، اس میں سارے استاذہ کیوں فرنٹ پہ آ گئے، وہ کیوں اس کو اس معاملے کو اس حد تک ہائی تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ہائی پریڈ کر رہے ہیں، وہ کیونکہ ان کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اب بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچے ان کو سنتے ہیں، ان کو آئیڈل مانتے ہیں، تو پھر بچے ان کی بات سن کر احتجاج میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو باقی ادارے بھی تو ہیں، ان کی لیو انکیشمنٹ کا ایشو بنا، تو سرکاری اسکولس کے ٹیچرس کیوں اس معاملے پہ اتنا زیادہ اگریسو ہوئے؟ ہم جو لیو انکیشمنٹ ہے اس حوالے سے کوئی آج سے نہیں تحریک چل رہی ہے، تحریک جولائی میں بھی چلی تھی، اس وقت سے گورنمنٹ سے ہمارے مطالبات جاری ہیں۔ لیکن جب گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ ہمارے اداروں کو ہی ختم کرنا چاہ رہی تو اس وقت اساتذہ کرام میدان میں آئے اور انہوں نے ادارے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ دیکھیں یہ 1972 میں یہ سارے ادارے پرائیویٹ تھے، اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک اچھا سٹیپ لیا، یہ سارے نیشنلائز کیے۔ انہیں پتہ تھا کہ میرے ملک کا اگر بچہ پڑھا لکھا ہوگا، تعلیم عام ہوگی تو کچھ نہ کچھ رزلٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھو کہ اس وقت کے بچوں کو لانے لے جانے کے لیے خصوصی طور پر رعایتی کارڈ دیے گئے تھے بسوں کے لیے، تاکہ بچے دور دراز کے علاقے سے آتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بغیر پیسے کے وہ سفر کر کے سکول تک پہنچے اور تعلیم حاصل کرے۔ یہ تو وہ چیزیں یہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو، نہ کہ گورنمنٹ کو وہ ادارے کھینچ لینے چاہیے جہاں سے بچے کو 20 روپے میں بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ لینا چاہتا ہے۔ باقی لیو انکیشمنٹ تو ہمارا ضمنی ہے، ثانوی قسم کا وہ ہے، ہمارا ڈیمانڈ ہے اور ہاں وہ ہمارا حق ہے، ہم کوئی کسی سے مانگ نہیں رہے۔ وہ آج نہیں ہے، جب سے گورنمنٹ بنی ہے، جب سے یہ پاکستان بنا ہے، وہ رول اینڈ ریگولیشن 1974 کے رول میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ رولز میں موجود ہے، اس پر امپلیمنٹ کرانا اور وہ ٹیچرس کہتے ہیں ان کا حق ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا، جس طرح سے انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے، نجکاری کے حوالے سے حکومت نے ابھی تک کوئی مذاکرات کیے یا پھر ابھی آپ اسکولس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے یہاں پہ سی ایجوکیشن بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں، تو پھر ٹیچرس کو نوٹسز جاری ہوں گے، پھر وہ ٹیچرس انکوائریوں میں جائیں گے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر محمود چیمہ میرا نام ہے، پاس کا ممبر ہوں۔ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معیار تعلیم کیسے بہتر ہو سکتا ہے کہ جب پنجاب میں 1,50,000 سیٹیں خالی ہوں، ان کی ریکروٹمنٹ نہ کی گئی ہو۔ ہم اس محکمے کے ڈاکٹر ہیں، 34 سال ہم نے اس پہ لگائے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس معیار کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میرے بھائی نے فرمایا کہ ہماری پوزیشنیں ہیں، ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے وہ غریب کا بچہ آتا ہے، وہ یہاں سے جا کے کہیں کرانے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کوئی گھر کا کام کرتا ہے، ہمارا ڈبل کمپٹیشن ہے۔
جو پرائیویٹ ادارے میں بچہ پڑھتا ہے اس کے والدین اس کو لنچ باکس بھی ساتھ دیتے ہیں، وہ گھر جاتا ہے تو اس کو ٹیوشن گھر میں پڑھانے کے لیے بھی بندہ آ جاتا ہے، اس کو گھر میں تمام سہولتیں ہیں۔ ہمارا جو بچہ ہے اس کو کوئی سہولت نہیں، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں لائٹ بھی نہ ہو، پنکھا بھی نہ ہو، تو اس کو ہم اسی 2-4 گھنٹے میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کمپٹیشن میں آئے۔ آپ اپنا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب میں، پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور وہ بے روزگار ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم پڑھا رہے ہیں تو وہ اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور وہ بے روزگاری ہے۔ ہمارے رزلٹ الحمدللہ اچھے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ کم از کم مشاورت کی جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اداروں کا معیار اپنا ہو، اداروں کا معیار تب ہوگا جب آپ سٹاف پورا کریں گے، ان کی ضروریات، ان کی مشکلات ان کی سنیں گے، ان بچوں کے لیے جو ان کے گھر میں مشکلات ہیں ان کو دور کریں گے، تو آپ کا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور یہ اربوں کی جو پراپرٹی ہے یہ آپ ایسے ہی کسی کو دے نہیں سکتے، کسی این جی اوز کو۔ اور ہم جو ہے نظریاتی سرحدوں کے امین ہیں، ہم وہ پڑھائیں گے جو پاکستان کے لیے ضروری ہے، ہم وہ بچے کو اچھا مسلمان بنائیں گے، اچھا دیندار بنائیں گے۔ ہم وہ جو سرمایہ اکٹھا کرنے والے ہیں، جو جھوٹ کی باتیں بتاتے ہیں، صرف نمبروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ نہیں، ہم انشاءاللہ اخلاقیات بتانے والے بچوں کو۔ جی آپ نے ٹیچرس کی گفتگو جو ہم مزید بھی بات کرتے ہیں، اچھا آپ بتائیے گا جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو ٹیچرس ہیں وہ مسلسل بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، اور جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں اس کی وجہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تو جو ابھی تک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اب تقریباً 10 اکتوبر سے شروع ہونے والا اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے، تو یہ احتجاج پھر اس میں کتنی آپ وسعت دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ اب تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ احتجاج میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو بچوں کا فیوچر کس طرح سے داؤ پہ لگ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤ قمر اقبال، سینئر سٹاف ایسوسیشن پریزیڈنٹ ضلع ملتان۔ جیسے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ اس میں بچوں کا بھی نقصان ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا احتجاج تو کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ اگر حکومت مخلص ہوتی اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے تو ان کے نمائندے آتے، ہم سے بات کرتے، یا کم سے کم کوئی پالیسی بیان کچھ بھی تو ایشو کرتے نا، تاکہ وہ پتہ لگے کہ ہاں بھی یہ مخلص ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سکول کھل جائیں۔ باقی ہم سے زیادہ مخلص بچے کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آج کل 2-4 دن میں یہ احتجاج ختم ہو جانا ہے، وہی بچے ہمارے پاس آئیں گے اور انہی کو ہم نے ان کا کورس بھی کور کروانا ہے جیسے کہ ہم پہلے کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ کروائیں گے۔ اگر حکومت اتنی ہی بچوں کے ساتھ مخلص ہوتی تو جیسے پچھلے سال انہوں نے کیا ہے، مطلب اسی سال جنہوں نے کیا ہے کہ پیک ٹائم تھا بچوں کا جنوری فروری کا، اس میں مردم شماری شروع کروا دی، اساتذہ کو وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی کا بہت حرج ہوا۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک سال کے اندر استاذہ تعلیم کے علاوہ اور کیا کیا ذمہ داری سنبھالتے ہیں؟ اساتذہ تعلیم کے علاوہ بہت سے کام کرتے ہیں، جیسے الیکشن ڈیوٹی ہم پرفارم کرتے ہیں، جیسے مردم شماری کی ڈیوٹی ہم نے کی ہے، اس کے علاوہ ہیلتھ کی ڈیوٹیز ہماری لگتی ہیں، پولیو ڈیوٹیز وغیرہ، اس کے علاوہ ہماری امتحانی ڈیوٹیز ہو گئی، اور کئی ڈیوٹیز ہیں جو کہ ہمیں پرفارم کرنے کے بعد ہمیں دوسرے کاموں میں الجھا کے رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہمارا رزلٹ بہت سو سے بہتر ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو باقی کاموں پہ نہ ڈیوٹیز لگائی جائیں تو پھر سکولز کے جو رزلٹ ہے وہ مزید بہتر ہو سکتا ہے اگر اسٹاف پورا ہو جائے؟ جی انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ گورنمنٹ کو اپنی رسپانسبلٹی بھی پوری کرنی چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹیچر ڈپیوٹ کر دیا اور ان کو پڑھانا، وہ اب باقی ایکسٹرا ڈیوٹیز ہم سے جب لی جائیں گی تو پھر صاف ظاہر ہے ہماری پرفارمنس تو متاثر ہوگی۔ حکومت کو بلکہ چاہیے کہ وہ آئے، ہم سے پوچھے، ہمارے مسائل پوچھے اور ان کا حل کرے، نہ کہ الٹا ہمارے لیے الٹا مسائل پیدا کرے۔ اور یہ اس تمام جو سینیریو بن رہا ہے احتجاج کا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف حکومت کی ہی نااہلی ہے جس نے ہمیں ایسے کرنے میں مجبور کیا ہے۔ جی اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہے، ہم ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے گا آپ کب سے ٹیچر ہیں اور کون سی کلاس کو پڑھا رہے ہیں؟ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1988 سے ٹیچر ہوں، 24 سال میں سائنس ٹیچر رہا ہوں، 10 سال مجھے بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آپ نے پہلا جو سوال کیا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ادارے جو ہیں گورنمنٹ اسکول، لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ٹیچر کیوں سب سے زیادہ باہر ہیں۔ ہم پڑھا لکھا طبقہ ہیں، ہم اس درد کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں، ہم کمیونٹی کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بچہ تو پڑھ رہا ہے، والدین کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملنے والا آگے۔ اگر یہ ادارے پرائیویٹ ہو گئے تو جیسے چیمہ صاحب نے بات کی، ہمارے پاس کے ممبر ہیں، ہم آئیڈیالوجی کے بھی تحفظ کرنے والے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے مزاج سے چلتے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں وہ چیز آتی ہے جو گورنمنٹ دیتی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات آ گئی رزلٹ کی
रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको बताया गया कि मुल्तान में इस दफ़ा आप देखें वो स्कूल हैं, छोटे छोटे स्कूल, एक कड़ी जमंदा है गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ की 2 बच्चियों ने वो टॉप किया है। सेंट्रल जेल स्कूल है, वहाँ पे 9th में मुल्तान बोर्ड में बच्चे ने टॉप किया है। अब अगला सवाल आप हमसे पूछेंगे तो बताएंगे कि वो बच्चा अब कहाँ है। प्राइवेट स्कूल जो है वो तो इंसेंटिव देते हैं। देखो जी 8वीं में वो लिख देते हैं कि जिस बच्चे के नंबर इतने होंगे उसको फ्री तालीम मिलेगी, उसके वालिदैन को ये दिया जाएगा, पिक एंड ड्रॉप मुफ्त दी जाएगी। भाई हमारे इदारों में क्या है, हम तो सिर्फ अपनी मोहब्बत से पढ़ाते हैं और उस वजह से बच्चे अगर इतना अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। अब जिस इदारे से मेरा ताल्लुक़ है, इस दफ़ा FSC में केमिस्ट्री के हमारे प्रोफेसर उसका रिज़ल्ट 90+ है, जबकि केमिस्ट्री बड़ा टफ सब्जेक्ट है। और हमारे पास कौन से बच्चे आते हैं, जैसे सर बता रहे थे कि अगर आप आके कभी अल्लाह आपको मौका दे आप उनका इंटरव्यू लें। रात को वो कहीं होटलों पे काम करते हैं, वर्कशॉपों में काम करते हैं, कहीं ये जो शादी हाल हैं उन पे काम करते हैं। सुबह यकीन जानिए उनकी आंखें भी नहीं खुलती। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और टीचर मेन रोल अदा कर रहे हैं कौम को पढ़ाने में, बच्चों की तरबियत में। लेकिन हुकूमत कहती है हम तो निजकाई की तरफ जा ही नहीं रहे, इस बात को अलग तरफ लेके जाया जा रहा है। तो फिर आपकी क्या खदशात? इसका बड़ा खूबसूरत सा आपने सवाल किया है। अगर नहीं जा रहे तो वजाहत करें इसकी प्रॉपरली, भाई आप परेशान ना हो, हम ऐसा नहीं कर रहे। रह गई मॉडल स्कूल बनाने वाली बात, तो मैंने आपको बताया ना कि पिछले दिनों में आपको पता है कि दानिश स्कूल सिस्टम बनाए गए। दानिश स्कूल में वो स्कूल लिए गए हैं जो हमारे यूँ समझिए कि शहर के मेन स्कूल थे, जिसकी मिसाल आप कभी आप देखें मुजफ्फर जाके हाई स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, डेरा गाजी खान के जो एलीट स्कूल थे जिनका एक नाम था, बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़ के गए हैं। शायद आपका वो लतीफ़ खोसा है जी, चीफ सेक्रेटरी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर गए हैं वहाँ से। और हमने जो काम किया है, यकीन जानिए मेरा ताल्लुक़ बेसिकली रंगपुर से है और 5 छोटा सा कस्बा है। इस वक्त मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जहाँ हमारा बच्चा नहीं बैठा होगा, स्टूडेंट नहीं होगा। यकीनन ये बात तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि सरकारी दफातर में या इसके अलावा जो मेन सीटों पर जितने भी लोग बैठे हैं वो इन्हीं सरकारी स्कूलों से, इन्हीं टीचर से पढ़ के गए हैं और फिर वो इन अहदों पर पहुँचे हैं। तो तरबियत हुई थी तो वो पहुँचे हैं, अगर तरबियत नहीं थी तो फिर कैसे पहुँच गए, ये टीचर्स का सवाल ज़रूर है ये। अच्छा आप बताइएगा, बाकी लोग एहतजाज करते हैं, सियासी जमातों पर तनकीद होती है, गुफ्तगू पे बात होती है कि वो कौम को धरने सिखा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सिखा रहे हैं। अब तो जो कौम के मेमार हैं, टीचर्स हैं, वो भी बदकिस्मती से यहाँ पे एहतजाज में मौजूद हैं। तो क्या मुतालबा करेंगे आप, वो क्या चाहते हैं कि ये मसला कैसे हल हो ताकि आप लोग भी जो आप पर असल ज़िम्मेदारी है टीचर की वो निभा सकें और फिर ये मसाइल भी कम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रब नवाज़ ख़ान है, नायब सदर हूँ हेड मास्टर एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन ज़िला मुल्तान। देखें जी, सेहत और तालीम ये बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी हुकूमत का फ़र्ज़ होता है और अपने लोगों को ये चीज़ें बहम पहुँचाना हक़ होता है उनका, लोगों का हुकूमत पे। और दूसरी बात ये जो आपने एहतजाज की बात की है, एहतजाज करना हमारा जमहूरी और आइनी हक़ है। ये आइन पाकिस्तान ने हमें दिया है कि हमारे जो जिससे हमने हमारे जिस टर्म एंड कंडीशन पे इन्होंने हमें भर्ती किया था ये उससे इनहराफ कर रहे हैं, उससे डेविएट होते जा रहे हैं। तो हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हमारी कोई मुतालबात नए नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो चीज़ें हमें आप पहले दे रहे थे या पहुंचा रहे थे वही दी जाएं, हम इससे आगे नहीं जा रहे। दूसरी बात, रियासत जो है वो माँ होती है, रियासत का काम ये नहीं होता वो अपने बच्चों पे तशद्दुद करे, और रियाया जो है वो बच्चे होते हैं किसी रियासत के। और सड़कों पे खुलेआम डंडे बरसाना और असातिज़ा पर खसूसन वो उस्ताद जिसको हम मुआशरे का एजेंट कहते हैं वो सोशल एजेंट होता है, मुआशरे की अखलाकियात दुरुस्त करता है। ये रियासत अखलाकियात बिगाड़ने पे तुली हुई है, बल्कि ठीक नहीं करने पे तुली हुई। उस्ताद ही तो है जो मुआशरे की अखलाकियात को ठीक करता है। देखिए उस्ताद ही है जो मुआशरे की अखलाकियात को दूर करता है। आपने आज सारा तफसीली मौक़िफ़ जाना। हमने उस्ताद से बात की, टीचर यूनियन से बात की, उनके रहनुमाओं से, स्टूडेंट से भी बात की। अब जो मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि हुकूमत जो टीचर्स के मुतालबात हैं उनको भी देखे और जो हुकूमत के अपनी तरफ से पॉलिसी है उस पर टेबल टॉक होनी चाहिए, मिल बैठ कर इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। जब हमारे स्कूल्स में ये जो स्कूल आपको नज़र आ रहे हैं बिलाल अगर दिखा सकें, तो जब ये स्कूल इनमें बच्चे हों, इनमें तालीम हासिल कर रहे हों एक अच्छे अंदाज में, और वहाँ पर बच्चों को उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा हो और जो सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, ना कि वो स्याह पट्टियाँ बांध के एहतजाज में बैठे हों, तो ये भी एक बदकिस्मती है। इस पे के हवाले से भी जो तरीक़ाकार है
چینج ہونا چاہیے اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو تعلیم ہے اس پہ فوکس کریں. لیکن ٹیچرز کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، جب تک لیو انکیشمنٹ، پینشن کے حوالے سے، نجکاری کے حوالے سے واضح طور پر ان کو تسلی نہیں کرائی جاتی، تب تک یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.